हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरव। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने आपको उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स पे एक्सप्लेन किए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जो जिसका नाम है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। किस तरीके से कर्ड और ब्रेड बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नंबर मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली होते हैं। तो ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, किस तरीके से हमारे लिए फ्रेंडली है, किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। और अगर आपने इससे मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आपको पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पे से जाकर डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो आपने पढ़ रखा है क्लास 7 में कि जो आपका मिल्क है उसे कर्ड में चेंज कर दिया जाता है, मतलब उसे कर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कर्ड मतलब दही, दही में कन्वर्ट कर दिया जाता है बैक्टीरिया फॉर्मेशन की हेल्प से। क्या होता है, आपके मिल्क में बहुत सारे बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं और आपका जो बैक्टीरिया जो आपका मिल्क है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब पहली क्या कहती है, पहली कहती है आई showed that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day। अब पहली कहती है कि मैंने अपनी मदर को देखा था थोड़ा सा कर्ड ऐड करते हुए मिल्क में, गरम मिल्क में, जो गुनगुना मिल्क हो, ताकि अगले दिन के लिए दही तैयार हो सके। अगले दिन के लिए दही तैयार करने के लिए पहली ने देखा था उसके मदर ने थोड़ा सा दही वार्म मिल्क में मिला दिया, जिससे वो अगले दिन प्रिपेयर हो गया। अब पहली क्या कहती है, ऐसा कैसे हुआ, तो यही हम पढ़ेंगे आगे वाली लाइंस में। ठीक है, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कर्ड में क्या होता है, दही में क्या होते हैं, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब उन्हीं बैक्टीरिया से एक होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, ये सबसे मेन काम करता है कर्ड की फॉर्मेशन में। ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को प्रमोट करता है, मतलब ये कर्ड की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इससे ही दही सबसे ज्यादा बनता है। ये क्या करता है, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये क्या करता है, ये मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम इसे मिल्क में डालते हैं, जैसे आपने पढ़ा था 7th में भी पढ़ा था आपने रिप्रोडक्शन इन माइक्रोऑर्गेनिज्म के वाले चैप्टर में, कि यीस्ट जो होती है, यीस्ट क्या करती है, यीस्ट ही प्रोड्यूस करती है। जब आप उसे डो में डालते हैं यीस्ट को, तो यीस्ट क्या होती है, यीस्ट आपकी रिप्रोड्यूस कर देती है और जो आपका डो होता है वो फूल के बड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है, ये जैसे ही आपका जो लैक्टोबैसिलस, ये जो बैक्टीरिया होता है, ये आपके मिल्क में जाता है, ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, मल्टीप्लाई होना, और फिर पूरी तरीके से कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। अब बैक्टीरिया और चीजों में भी इन्वॉल्व होते हैं। बैक्टीरिया चीज को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पिकल्स मतलब अचार बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कई ऐसे फूड आइटम्स को बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडली, भटूरा इज कर्ड। अब एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो सूजी से इडली बनाने में, जो सूजी की इडली बनती है और भटूरे बनाने में जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज होता है वो हमारा कर्ड ही होता है, दही होता है। आपने देखा होगा जब इडली बनाती है तो आपकी मदर क्या करती है, उसमें रायता मिलाती है, दही मिलाती है, और ऐसे भटूरे में भी कई जगह मिलाया जाता है। सो कैन यू गेस व्हाई, ऐसा क्यों होता है, क्या आप सोच सकते हैं। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर। अब आपने कई बार सुना होगा कि फर्मेंटेशन के लिए बनाया जाता है, किसके लिए, फर्मेंटेशन। तो बैक्टीरिया और ये जो यीस्ट होते हैं ना, ये हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए, राइस इडलीज में भी और डोसा बैटर में भी। ठीक है, फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं राइस इडलीज और डोसा बैटर के। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे दी गई है एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी 2.3 क्या कहती है, टेक हाफ केजी ऑफ फ्लोर, आटा और मैदा, एंड ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। अब आपको करना है, आपको 500 ग्राम फ्लोर लेना है, आटा लेना है, ठीक है, फिर मैदा लेनी है। ठीक है, आपको उसमें थोड़ी सी शुगर मिला देनी है और उसे वाटर से मिक्स कर देना है। कैसे, पानी से, गुनगुने वाटर से। ठीक है, वार्म वाटर।
Add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. अब आपको क्या करना है, अब आपको स्मॉल अमाउंट में यीस्ट पाउडर में मिक्स करना है और उसे अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है. What do you observe after 2 hours? फिर आपको उसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ढक के. फिर आप क्या देखेंगे, अब आपको 2 घंटे बाद उसे फिर से देखना है. आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे जो आपका डो था वो राइज होगा. मतलब क्या होगा, वो आपका डो जो होता है वो फूल जाएगा. देखिए आपको फिगर 2.6 में भी दिखाया गया है. आपने आटा तो ऐसा तैयार किया था, मैदा जो भी आपने बनाई, लेकिन जब आपने उसे 2 घंटे के लिए छोड़ देगी इस पाउडर डाल के और शुगर डाल के और वाटर में अच्छे से मिक्स करके, तो देखिए अभी तक आपका आटा ऐसा था मैदा, और मैदा आपकी, आपको यहाँ पे मैदा की फोटो पिक्चर दिखाई गई है, फिर मैदा की पिक्चर है. तो आपका जो मैदा था देखिए वो इस तरीके से फूल के ऊपर की साइड उठ के आया. ठीक है, ये शी प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपकी यीस्ट होती है ना, वो क्या करती है, वो बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करती है, रैपिडली रिप्रोड्यूस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में. रेस्पिरेशन के प्रोसेस करते हुए वो तो रिप्रोड्यूस होती है, और रेस्पिरेशन में क्या फॉर्म होता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, हमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस करते हैं तो हम कौन सी एयर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. अब ये जो बबल्स थे, ठीक है, ये जो आपके बबल्स थे गैस के, ये डो में भर जाएंगे. देखिए जब आपने जब यीस्ट ने रेस्पिरेशन की प्रोसेस की तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में भर गई, आपके डो में भर गई. किस में भर गई, डो में भर गई. और ये जो बबल्स निकले गैस के, ये किस में भर गए, ये उसी के अंदर आएगा डो के, क्योंकि वहां से निकलने का रास्ता था नहीं, और यीस्ट क्या डो के अंदर, तो ये उसी में भर गए और एयर की वजह से वो जो आपका डो था वो फूल गया और उसके वॉल्यूम बढ़ गई. दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स. और ये बेसिक यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो तरीका होता है बेकरी में, इसी चीज के लिए यूज की जाती है. क्या यूज की जाती है, यीस्ट का पाउडर इसी चीज के लिए यूज किया जाता है मेनली उन बेकरी में, बेकिंग इंडस्ट्री में जहाँ पे ब्रेड्स बनती हैं, पेस्ट्रीज बनती है, केक्स बनते हैं. ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो अभी तक आपने पढ़ा एक तो फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और आपने अभी पढ़ा कि किस तरीके से कर्ड और ब्रेड बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से. लेकिन अब आती है बात कॉमर्शियल यूज की. किस तरीके से कॉमर्शियल यूज, मतलब पैसे कमाने के लिए किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम इनका यूज कॉमर्शियल यूज की तरह करते हैं. तो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर लार्जर स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर. अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये लार्ज स्केल पर यूज किए जाते हैं अल्कोहल के प्रोडक्शन में. किसके प्रोडक्शन में, अल्कोहल के प्रोडक्शन में, वाइन के प्रोडक्शन में, और एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, हम विनेगर कहते हैं. ठीक है, विनेगर के प्रोडक्शन में जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, अल्कोहल भी कहते हैं. अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा यूज होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लार्ज प्रोडक्शन करते हैं. सबसे ज्यादा तो प्रोडक्शन अल्कोहल को होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन में. और कॉमर्शियल यूज होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. ठीक है, ऑर्गेनिज्म का. चलिए, यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. अभी जो आपकी यीस्ट है ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है, अल्कोहल के भी और वाइन के भी. किस काम में आती है, इससे आपको अल्कोहल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है और वाइन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है, कमर्शियल वे में किया जाता है कि जिससे अच्छी कीमत मिलती है, अच्छे पैसे मिलते हैं. ठीक है, for this purpose yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit, juices, etc. और इस पर्पज के लिए यीस्ट को कहाँ ग्रो किया जाता है, नेचुरल शुगर्स में. जैसे ये ग्रेन्स के पास ग्रो किया जाता है, जैसे बार्ले में, व्हीट या फिर राइस या फिर क्रस्ट फ्रूट जूसेस या फिर कई सारे ऐसी ही चीजों के पास में ग्रो किया जाता है. ठीक है, ऐसी जगह ही ग्रो किया जाता है. ठीक है, जहाँ पे ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं. एक्टिविटी 2.4. अब एक्टिविटी 2.4 क्या कहती है, टेक 500 ml बीकर विद फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर. अब आपको क्या करना है, आपको 500 ml का एक बीकर लेना है. क्या लेना है, 500 ml का एक बीकर, और आपको 3/4 उसे वाटर से भर देना है. डिजॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट. अब आपको क्या करना है, अब आपको 2-3 टीस्पून शुगर उसमें ऐड कर देनी है. ठीक है, 2 टीस्पून आपको उसमें शुगर ऐड कर देनी है. एड स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन. आपको शुगर सॉल्यूशन में यीस्ट पाउडर भी 1 चम्मच यीस्ट पाउडर भी ऐड कर देना है. ठीक है,
कीप इट कवर्ड इन वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसे थोड़ी देर 4 to 5 आवर्स के लिए छोड़ देना है, उसे अच्छे से ढक के वार्म प्लेस में, गुनगुने प्लेस में, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ पे ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म ना हो। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट ए स्मेल। अब आपको क्या करना है, अब आपको 4-5 घंटे के लिए आपने उसे छोड़ दिया, फिर अभी तक तो आपको उसमें नॉर्मल स्मेल आ रही थी, लेकिन जब आप उसे 4-5 घंटे बाद आके देखेंगे तो आपको उसमें एक स्मेल आएगी। कैन यू गेट अ स्मेल, क्या आपको कोई उसमें स्मेल आई? So this is the smell of alcohol that has been converted into alcohol by yeast। ये जो आपको स्मेल आ रही है किस चीज की है, ये अल्कोहल की है जो शुगर से कन्वर्ट हुआ है अल्कोहल में यीस्ट के द्वारा। यीस्ट ने क्या किया, जो आपने शुगर उस फ्लो में मिलाई थी, उसने क्या किया, उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया यीस्ट है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इज नो ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और ये आपको फर्मेंटेशन की डेफिनेशन मिल गई। क्या कहते हैं फर्मेंटेशन, जब शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। अब ये जो आपकी फर्मेंटेशन है ये किसने डिस्कवर की थी, ये किसने डिस्कवर की थी, लुईस पास्चर ने। किसने, लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन को 1857 में डिस्कवर किया था। ठीक है, अब हमारे पास अगला टॉपिक मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी तक आपने कॉमर्शियल यूज पढ़ लिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और आपने बेकिंग ऑफ कर्डन ब्रेड पढ़ लिया, किस तरीके से कर्डन ब्रेड बनाई जाती है। फाइनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन अब ये मेडिसिनल यूज मतलब किस तरीके से वो हमारी मेडिसिन में काम आते हैं, मेडिसिन बनाने में काम आते हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules और injection such as of penicillin। ठीक है, जब आप इल हो जाते हैं, जब आप बीमार होते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स दे देता है, या फिर कुछ कैप्सूल दे देता है, या फिर इंजेक्शन लगाता है, जैसे कि ज्यादातर डॉक्टर्स पेनिक्लिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये मेडिसिन भी तो कहीं से आती हैं, ये मेडिसिन कहाँ से आती हैं, ये मेडिसिन आती हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कहाँ से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। ये आपने इंपॉर्टेंट है, आपको एंटीबायोटिक की भी डेफिनेशन मिल रही है। तो जो मेडिसिन है क्या करती हैं, ये मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बन के आती हैं और बीमारियों को मारने का काम करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। These medicines kill or stop the growth of such of the disease causing microorganisms। ये उन माइक्रो ऑर्गेनिम्स की क्या करती हैं, जो मेडिसिन होते हैं ये भले ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी है, लेकिन ये अच्छा ये हेल्पफुल होती है हमारे लिए। ये क्या करती हैं, ये या तो उन माइक्रो ऑर्गेनिम्स को मार देती हैं जो डिसीज कॉज कर रहे होते हैं, या फिर उनकी ग्रोथ बंद कर देती हैं। ठीक है, अब आपके स्टोमक के अंदर मान लीजिए आपके कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको बीमार कर रहा है, मतलब एक तरीके से आपके परेशान कर रहा है। ठीक है, आप उसकी वजह से बीमार है, तो आप जब ये एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेंगे, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनी है, लेकिन ये क्या करेंगे, ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ये क्या करेंगे, ये आपके स्टोमक के अंदर आएंगे। ठीक है, वहां पे जाके सबसे पहले या तो ये उस डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को मार देंगे, या फिर वहां पे उनकी ग्रोथ पे स्टॉप लगा देंगे, मतलब वो ग्रो नहीं कर पाएंगे जो आपको आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे थे उन माइक्रो ऑर्गेनिम्स को। ठीक है, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इसलिए ऐसी मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती है लेकिन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजियस होती है। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। और आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल कई ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरिया और फंगी से बनाई जा रही हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दिए हैं, क्या क्या एग्जांपल दिए हैं, स्ट्रेप्टोम, ठीक है, स्ट्रेप्टोमिगन, और आपको यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन भी दिया है। ठीक है, ओके, चलिए, एरिथ्रोमाइसिन ये भी आपको दिया है। ये सब आपके कुछ एग्जांपल्स हैं कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स के, जो आपकी फंगी और बैक्टीरिया से बनी जाती हैं। ठीक है, आपको यहाँ 3 मेडिसिन थी, एंटीबायोटिक्स थी हैं, ये आपके आप एग्जांपल्स में लिख सकते हैं एंटीबायोटिक्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं, इसलिए ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके एंटीबायोटिक्स के जो आपके फंगी और बैक्टीरिया से बनते हैं। ठीक है, चलिए,
यहाँ पे आपको छोटी सी केस स्टडी दी है, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में है ये, तो चलिए। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अब 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो एक डिसीज पर वर्क कर रहे थे, डिसीज के कॉजिंग बैक्टीरिया पर, उसका कल्चर पर वर्क कर रहे थे, क्योंकि वो डिसीज आई थी, ठीक है। अब वो क्या कर रहे थे, वो उसके कल्चर पर वर्क कर रहे थे कि क्या है कल्चर, बट हम इस बीमारी को कैसे हरा सकते हैं। तो उन्होंने क्या नोटिस किया, सडनली फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। उन्होंने क्या देखा कि कहीं से आके एक ग्रीन मोल्ड का एक थोड़े से स्पोर्स वहां पे बैठ गए हैं उनके एक कल्चर प्लेट पे। ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा ये जो मोल्ड की प्रेजेंस थी, मोल्ड बैक्टीरिया, मोल्ड भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ पर रोक लगा दी, मतलब प्रिवेंट कर रही थी वो उसकी ग्रोथ को। इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मेनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि उसी मोल्ड ने क्या किया, बहुत सारे बैक्टीरिया को हरा भी दिया, मतलब खत्म भी कर दिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिकलिन वॉज प्रिपेयर्ड। और इसी आइडिया को देखकर उन्होंने मोल्ड पेनिकलिन बनानी शुरू करी, और ये आजकल बहुत ज्यादा यूज होती है, और ये भी एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। यहीं से आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दवाई बनाने की शुरुआत हुई थी। चलिए, the antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure various disease। ठीक है, अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये कहाँ से बनती हैं, ये स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं, कई सारी एक वैरायटी ऑफ डिसीज को क्योर करने में काम आती हैं। एंटीबायोटिक्स आर even mixed with the free feed of livestock and poultry to check the microbial infection in animals। और इन्हीं एंटीबायोटिक्स को कई बार क्या होता है, इन्हें फीड ऑफ लाइव स्टॉक और पोल्ट्री के साथ मिक्स कर दिया जाता है। फीड मतलब उनके खाने के साथ मिक्स कर दिया जाता है। लाइव स्टॉक मतलब लाइव स्टॉक में आपकी कैटल आ गई, काउ टाइप के एनिमल्स आ गए, है ना। और आपके इसमें क्या कहते हैं, पोल्ट्री में आपके बर्ड्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग आपने अभी चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। पोल्ट्री में आपकी बर्ड्स आ जाती हैं, ठीक है। तो उनमें मिला दी जाती है, जिससे क्या चेक होता है, जिससे ये लोग क्या करते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन चेक करते हैं एनिमल्स में। एक माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाते हैं कई सारे एनिमल्स को, तो उन्हीं माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो उन्हें हो जाते हैं, तो उसे चेक करने के लिए कई बार एंटीबायोटिक्स उनके खाने के साथ मिला दी जाती हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज। और ये एंटीबायोटिक्स कई सारी प्लांट डिसीज को भी क्योर करने में काम आती हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास फिर से एक छोटी सी यहाँ पे हमको केस स्टडी दी है, पहले इसे पढ़ेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। ठीक है, अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रिमेम्बर हमें रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक लें तो वो हम डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अंडर ही लें, जब तक डॉक्टर ना कहे हम उसे नहीं लें, ठीक है। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और हमें जो कोर्स डॉक्टर ने लिखा है, जब तक मेडिसिन खाने के लिए कहा है, हमें वो जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसे ही उन्हें खाना चाहिए। If you take antibiotics when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need it in future। अगर आप गलत अमाउंट में मेडिसिन लेंगे बार बार, या फिर आप उसे ज्यादा लेते रहेंगे जब नींद नहीं होगी, तो वो क्या करेगी, पहले तो आपको उसकी आदत लग सकती है, या फिर वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर वो आपके डिसीज को और बढ़ा सकती है, या फिर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और साथ ही साथ एक चीज और, जब आपको आगे चल के उसकी नीड होगी तो वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। जब आपको उसकी नीड होगी, आपको जैसे बुखार हो रहा है, तो अगर आप उसे अभी लिए जा रहे हैं, लेकिन जब आपको आने वाले समय में बुखार होगा तो वो आपके ऊपर असर नहीं दिखाएगी। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो एंटीबायोटिक्स आप अननेसेसरी लेते हैं, वो क्या करती हैं, वो कई बार आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी मार देती हैं, जो आपको फायदा कर रहे होते हैं उन्हें भी मार देती हैं, उन बैक्टीरिया को भी बॉडी में मार देती हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज कॉज्ड बाय वायरसेस। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये कोल्ड और फ्लू पर असर नहीं डालती हैं। क्या कई लोगों को कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, लेकिन ऐसी जगह पर एंटीबायोटिक असर नहीं डालती, क्योंकि ये किससे क्रिएट होते हैं, ये वायरस से क्रिएट होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास अगला टॉपिक वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या है, ठीक है। व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेक्ट्स गिविंग वैक्सीनेशन। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे, पहले क्या पूछती है कि जो चिल्ड्रन और इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, उन्हें वैक्सीनेशन क्यों करवाई जाती है, ठीक है। सो व्हेन ए डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी,
द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी में कोई डिसीज कैरिंग माइक्रोब अंदर घुस जाता है तो जो हमारी बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जो किसके फाइट करती है? इन्वेडर से फाइट करती है, जो हमारी बॉडी में घुस आया है बिना परमिशन के, उससे फाइट करती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेम्बर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब एंटर्स अगेन। बॉडी ये भी जानती है, बॉडी ये भी रिमेम्बर करती है कि अगर वो ही माइक्रोब दोबारा हमारी बॉडी में घुस गया तो उससे कैसे फाइट करना है। डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया और प्रोड्यूसेस सुटेबल एंटीबॉडीज। अगर हमारी बॉडी में कोई डेड या फिर वीकेंड जो कमजोर माइक्रोब होता है वो घुस जाता है तो हमारी बॉडी उससे फाइट करती है और किल कर देती है उस बैक्टीरिया को, कुछ एंटीबॉडीज, सुटेबल एंटीबॉडीज बना के। द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया फॉर एवर। ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज होती है ये हमारी बॉडी के अंदर ही रहती हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करती रहती हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क। इसी तरीके से एक वैक्सीन वर्क करती है। वैक्सीन जब कोई डिसीज, सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग cholera, tuberculosis, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। जब इस टाइप की बीमारी हो जाती है किसी को तो ये वैक्सीनेशन जो होती है ये कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारी बॉडी में दी जाती है और ये वैक्सीनेशन जो इसमें वैक्सीन प्रेजेंट होती है वो इन डिसीज को मारने का काम करती है। ठीक है, चलिए, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। देखिए, आप भी जानते हैं कि स्मॉल पॉक्स कितनी खतरनाक बीमारी, तो सबसे पहले तो उसमें पहले बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि इसका पहले कोई इलाज भी नहीं था। तो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की 1798 पे। इन योर चाइल्डहुड you have must give injections to protect yourself against several disease. Can you prepare list of these disease? You may take help from your parents. अब आपको क्या कहा है, आपने भी चाइल्डहुड में जरूर ली होंगी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन, ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सके, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट सेवरल डिसीज से, कई सेवरल डिसीज है। तो क्या अब आप कुछ लिस्ट बना सकते हैं उन डिसीज की जिन जिनसे आपको बचा हो जाता है? यू में टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, और आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। अब ये बहुत एसेंशियल है, जरूरी होता है कि हम चिल्ड्रंस को बचाएं इन ऐसी डिसीज से। ठीक है, नेसेसरीली वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बी हॉस्पिटल्स। और वैक्सीन इसलिए जरूर हर हॉस्पिटल में प्रेजेंट होती हैं, जो भी आपके आसपास के नियर बाय हॉस्पिटल्स होते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पोलियो पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन एक्चुअली ए वैक्सीन। अब आपने एडवर्टाइजमेंट सुना होगा टीवी और न्यूज़पेपर्स में, जो किसके रिगार्डिंग दिया जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसके, कौन सी बीमारी से? पोलियो की बीमारी से, पल्स पोलियो प्रोग्राम के साथ। कौन से प्रोग्राम में? पल्स पोलियो प्रोग्राम। ठीक है, इसमें इस प्रोग्राम में क्या होता है, कुछ पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है जो चिल्ड्रंस को दी जाती हैं। वो कोई पोलियो ड्रॉप्स क्या होती हैं? वो एक वैक्सीन ही होती हैं। ये वर्ल्ड वाइड कैंपेन स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स एडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो एरेडिकेशन किया गया है, आपको एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन है जो आपके स्मॉल पॉक्स की बीमारी के लिए किया गया है, जहाँ पे हर पार्ट में ज्यादातर वर्ल्ड के वैक्सीन दी जा रही है। ठीक है, these genes vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several disease। और आजकल वैक्सीन लार्ज स्केल पर बनाई जा रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि हम ह्यूमंस को बचा सकें और एनिमल्स को भी बचा सकें अलग अलग सेवरल डिसीज से। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास अगला टॉपिक इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। अब किस तरीके से ये जो हमारे पास इतनी सारी वैक्सीन दी जा रही हैं और नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो सारी चीजें बन रही हैं, तो ये किस तरीके से हेल्पफुल है सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। So some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen increases fertility। अब कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो एवन है नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं एटमोस्फेयर से। एटमोस्फेयर की जो एटमोस्फेयर में 70% नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट कर देती है और सॉइल में मिक्स कर देते हैं और उसकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers। और इन माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। आपने इसकी क्लास 6 और 7 दोनों में पढ़ रखा है कि एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो क्या करता है?
जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एक यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है प्लांट्स के लिए, और सॉइल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि सॉइल जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से ही नाइट्रोजन को इंटेक कर सकते हैं और नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन भी उनके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए उन्हें नाइट्रोजन लेनी होती है, और नाइट्रोजन लेने के लिए वो एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो वो क्या करते हैं, वो सॉइल में कन्वर्ट हुई नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है 78%, वो हमारे सॉइल में पहुंचती कैसे है, तो आपने पढ़ा का एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो उन्हें कन्वर्ट कर देता है। सो दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको फोटो भी दिखा, पिक्चर भी दिखाई गई है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है, क्यानो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एलगी, और ये आपके ब्लू ग्रीन एलगी से बनते हैं। ठीक है, चलिए अब है हमारे पास क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को किस तरीके से क्लीन करने में काम आता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बूजो एंड पहली ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। अब बूजो और पहली ने क्या किया, अपने स्कूल गार्डन को देखा, स्कूल गार्डन में क्या देखा, एक उसे देखा गार्डनर को, स्कूल गार्डनर को, कि वो मैन्योर बना रहा था। ठीक है, मैन्योर कैसे बनता है, आपने क्लास आपने भी चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। क्या करते हैं, खाद होती है, मैन्योर को हिंदी में क्या कहते हैं, खाद, उसे मिट्टी में मिला देते हो, कुछ टाइम बाद वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम मैन्योर कहते हैं। ठीक है, along with their friends they collected wastage of plants, animals and fruits from the nearby houses and gardens। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ कई सारी वेस्टेज कलेक्ट की, प्लांट्स की, एनिमल्स की और फ्रूट्स की, नियर बाय हाउसेस से और गार्डन से। ठीक है, क्योंकि इनसे क्या करेंगे, वो गड्ढों में डाल के ह्यूमस बनाएंगे, तो उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें वेस्ट करना कलेक्ट कर ली, जैसे कि उन्होंने वेजिटेबल्स कलेक्ट की, वेस्ट ऑफ प्लांट्स कलेक्ट किए, फ्रूट्स कन्वर्ट मतलब कलेक्ट किए नियर बाय हाउस और गार्डन, मतलब आसपास के हाउस और गार्डन। दे पुट देम इन ए पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। उन्होंने उन्हें पिट पिट मतलब गड्ढा, गड्ढे में डाल दिया वेस्ट डिस्पोजल के लिए, ताकि वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो सके, तो उन्होंने उस गड्ढे में डाल दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद वो जो आबू वेस्ट थे वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो डिकम्पोज हो गई और मैन्योर में कन्वर्ट हो गई। बूजन पहले वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। अब बूजो पहले जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सो एक्टिविटी 2.5 हम करते हैं। एक्टिविटी 2.5 क्या कहती है, टेक टू पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। आपको क्या करना है, आपको 2 पॉट्स लेने हैं, दोनों पॉट्स में ही आपको आधा आधा सॉइल से उन्हें फिल कर देना है। मार्क देम ए एंड बी, और आपको पहले वाले पॉट को ए में लिख देना है उसके ऊपर, और दूसरे वाले पॉट को बी लिख देना है। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स। अब आपको करना है, प्लांट वेस्ट को तो पॉट ए में डाल देना है, कुछ थिंग्स जैसे कि पॉलिथीन बैग्स है, एम्प्टी ग्लास बॉटल है और ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज है, आपको उन्हें पॉट बी में डाल देना है। पुट द पॉट इनसाइड, फिर आपको पॉट को साइड में रख देना है। ठीक है, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स। अब आपको करना है, अब आपको उसे 3-4 वीक्स के बाद फिर से उसे देख रहा है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पॉट्स। क्या अब आपको कोई डिफरेंस मिला दोनों पॉट्स के, डिफरेंस मतलब दोनों पॉट्स में क्या क्या मिला आपको। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, अगर मिला भी तो आपको क्या डिफरेंस मिला। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज बीन डिस्पोज। लेकिन जो आप क्या देखेंगे, जो आपने प्लांट वेस्ट डाली थी पॉटे में वो डिस्पोज हो जाएगी, मतलब वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। हाउ डिड दिस हैपन, लेकिन ऐसा कैसे हुआ। The plant waste has been converted into manure by action of microbes। अब ये जो प्लांट वेस्ट थी किससे की मदद से कवर हुई, कन्वर्ट हुई, किसकी मदद से, मैन्योर की मदद से। मतलब मैन्योर में किससे कन्वर्ट हुई, माइक्रोब के एक्शन की मदद से। किससे, माइक्रोब के एक्शन से। तो माइक्रो, अब आपने देखा ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स released in the process can be used by plant again। और जो न्यूट्रिशन इस प्रोसेस में रिलीज हुए ह्यूमस में कन्वर्ट होकर, वो न्यूट्रिशन अब दोबारा प्लांट्स यूज कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी, क्या अब आपने पॉट बी में नोटिस किया कि क्या हुआ। द पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। तो आप क्या देखेंगे, जो आपने पॉट में पॉलिथीन बैग्स डाले थे, एम्प्टी ग्लासेस डाले थे, और आपने बॉटल्स डाले थे, ब्रोकन टॉय पार्ट्स डाले थे, टूटे हुए टॉय के पार्ट्स, वो अंडरगो नहीं हुए, मतलब उनमें कोई भी चेंज नहीं आया।
द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो माइक्रोब्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिम्स थे, वो उन पॉलिथीन बैग्स के ऊपर, प्लास्टिक के आइटम्स के ऊपर एक्ट नहीं कर पाए और उन्होंने मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले भी कि जो आपके प्लास्टिक आइटम्स हैं, प्लास्टिक आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो आपके ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं हो सकती है और यही सबसे बड़ा पॉल्यूशन का कारण है, क्योंकि प्लास्टिक ही आजकल सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है और वो ही आजकल वो नहीं हो पा रही है क्योंकि प्लास्टिक को इतनी आसानी से डिस्पोज नहीं हो सकती। ठीक है, you often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground। आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर भी देखा होगा वहां पे, डिकिंग प्लांट्स और कई बार आपने डेड एनिमल्स को भी देखा होगा ग्राउंड पे। ठीक है, आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर देखा होगा, जो आपको डिकिंग प्लांट्स और समथिंग डेड एनिमल्स आपको ग्राउंड पर पड़े हुए मिलते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। आप क्या देखेंगे, जो आपको डेड प्लांट्स और एनिमल्स कई बार ग्राउंड पर पड़े हुए मिलते हैं, वो क्या होते हैं, वो कुछ टाइम बाद डिसअपीयर हो जाते हैं। This is because the microorganisms decompose dead or organic waste of plants and animals and converting them into simple substances। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स थे उन्होंने उन पे भी एक्ट किया और उन्होंने उन्हें डिकम्पोज कर दिया और जिससे वो क्या हुआ, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर था प्लांट्स और एनिमल्स का, वो क्या हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया और सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस are again used by other plants and animals। और यही सब्सटेंसेस दोबारा यूज कर लिए जाते हैं। जब वो वापस ह्यूमन में कन्वर्ट हो गए, न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो गए, तो फिर वो न्यूट्रिशन प्लांट्स के द्वारा यूज कर लिए जाएंगे दोबारा, और अदर प्लांट्स के अलावा और एनिमल्स के अलावा यूज कर लिए जाएंगे। ठीक है, thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। और इसी तरीके से वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, वो डिग्रेड कर सकते हैं, हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को खत्म कर सकते हैं और आपके एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही करवाना चाहूंगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिम्स। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। आपको पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी आप मेरे पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी आप मेरे डायरेक्ट चैनल पे से भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे भी जाके मेरे चैनल पे, और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।